नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। यह मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिटिकल मिनरल्स पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की मेजबानी में हुई बैठक की जानकारी दी है। उनके अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को कैसे लचीला बनाएं, कैसे अच्छी गुणवत्ता के खनिज सबको मिलते रहें, इस पर बैठक केंद्रित थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सप्लाई चेन को मजबूत करना भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असिस्टेंट और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के डायरेक्टर माइकल कर्ट्सियोस से मुलाकात की। इस दौरान भारत में होने वाले एआई इंपैक्ट समिट पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ईडी की छापेमारी में बाधा डालने के मामले में कहा कि ये घटना देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट का संकेत है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ईडी की छापेमारी में बाधा डालने के मामले में ममता बनर्जी पर हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि आईपैक कंपनी में ईडी की रेड के समय ममता बनर्जी ने जो किया है वो बहुत शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सूचना मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। राज्य में सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसके साथ ही 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की योजना भी बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नया पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल के शुरू होने से अब दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को अपनी सुनवाई के लिए काम छोड़कर घर वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की मैन पावर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन सत्र में सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नशा युवा आबादी के लिए खतरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिविर के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी परेड का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में नेशनल कैडेट कोर के 120 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के साणंद में फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का शिलान्यास आज करेंगे। आनंद जिले में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और इसके अलावा खेड़ा में संतराम मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। फसलों का त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्योहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक होता है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बड़े उत्साह के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि ये पर्व भारत की समृद्ध कृषि परंपराओं और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। पहले वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का परिचालन हावड़ा से कामाख्या के बीच किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी तेज यात्रा, बेहतर आराम और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित होगी। इसके साथ साथ इसमें स्वचालित दरवाजे, आरामदायक स्लीपर बर्थ और आधुनिक शौचालय की भी सुविधा होगी। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर एट होम रिसेप्शन के लिए राष्ट्रपति भवन ने मेहमानों को एक खास इनविटेशन भेजा है। इस इनविटेशन का डिजाइन भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का प्रतीक है, जिसमें अष्टलक्ष्मी राज्यों के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को श्रद्धांजलि दी गई है। सेना दिवस परेड का आयोजन 15 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली के वॉर मेमोरियल में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के लिए निशुल्क पास जारी करने की घोषणा की। ये पास 15 और 16 जनवरी को निशुल्क बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के लिए निशुल्क पास वेबसाइट या आमंत्रण मोबाइल ऐप से बुक किए जा सकते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड 23 जनवरी को आयोजित होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के खैरथल में 161 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं जनरल असेंबली के मौके पर यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी से मुलाकात की। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में एक संयुक्त सेवा बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रही है। 12 जनवरी से शुरू हुआ ये चिकित्सा शिविर 16 जनवरी तक चलेगा। ये शिविर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामुदायिक कल्याण और सतत नागरिक सैन्य सहयोग के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता का परिचायक है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मकर संक्रांति से पहले श्रद्धालु गंगा सागर में पवित्र स्नान कर रहे हैं और कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम पर माघ मेला के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी और मौनी अमावस्या 18 जनवरी को क्षेत्र में वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। संपूर्ण माघ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा और मुख्य स्नान पर्व पर अक्षय वट दर्शन नहीं होंगे। कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और रीवा मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पार्किंग और पैदल मार्ग तय किए गए हैं। पांटून पुलों पर एक तरफा आवागमन व्यवस्था लागू की गई है, जबकि कुछ पुल आपात स्थिति के लिए आरक्षित रहेंगे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने संयुक्त अरब अमीरात दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की। इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपार संभावनाओं और रणनीतिक विकास के अवसरों का लाभ उठाकर स्वच्छ ऊर्जा में भारत यूएई सहयोग को और गहरा करने पर बात हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के रास्तों पर गहन विचार विमर्श किया गया। ये संवाद न केवल एनर्जी सेक्टर की दिशा में साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि भारत और यूएई की मजबूत साझेदारी को और भी सशक्त करने की प्रेरणा भी देता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव 16 से 18 जनवरी तक बांसेरा पार्क, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 8 देशों के 148 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव प्रतिदिन शाम 4 बजे से शुरू होगा और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का सवाई माधोपुर में 18 और 19 जनवरी को दशहरा मैदान में अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला 2026 आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के पालीताणा तालुका स्थित हणोल गांव में आयोजित आत्मनिर्भर हणोल महोत्सव 2026 में शामिल होने के लिए गुजरात के दौरे पर। लुमडिंग, सिलचर, अगरतला रेलवे लाइन को असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इन परियोजनाओं को मंजूरी तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से इन इलाकों में यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दौड़ रही है। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रगति पहल के कारण औरंगाबाद के नबीनगर में स्थापित एनटीपीसी सुपर थर्मल प्राइवेट प्रोजेक्ट से न सिर्फ रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हो रहा है, बल्कि विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रगति को भी नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री की प्रगति की बैठकों के जरिए लंबित मंजूरियों और समन्वय संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाया गया। जमीन अधिग्रहण से लेकर कोयले की आपूर्ति तक में आ रही बाधा को दूर किया गया। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती नदी पर विकसित 800 मेगावाट की पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना न केवल उत्तरी भारत को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा रही है, बल्कि इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 3074 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन भी हो रहा है। मकर संक्रांति से पहले वाराणसी का मशहूर औरंगाबाद पतंग बाजार ग्राहकों से गुलजार है। इस साल बाजार में चाइनीज मांझे की जगह बरेली, गुजरात और जयपुर से आए पारंपरिक और सुरक्षित सूती मांझे की भारी मांग देखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी नागरिक केंद्रित पहल स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती को इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शौचालयों की स्वच्छता और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है।
देश के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। खासकर उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही पंजाब में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अमृतसर और जम्मू एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा के भी कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कोहरे के साथ साथ गहरी धुंध देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर पड़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर ठंड रहेगी। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। लगभग 100 अंकों की गिरावट के साथ 83,500 पर सेंसेक्स कर रहा कारोबार, जबकि निफ्टी में भी मामूली गिरावट। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच सेमीकंडक्टर और एआई समेत 27 अहम मुद्दों पर बात बनी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग मजबूत करने की संयुक्त घोषणा की। दोनों देशों ने सीईओ फोरम की स्थापना और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आर्थिक व निवेश समिति में एकीकरण पर भी सहमति बनाई। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 15 जनवरी तक फसल बीमा करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 की यात्रा में कोयला अहम भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने एक पर कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का लेख साझा किया, जिसमें पिछले 11 वर्षों में कोयला क्षेत्र के आधुनिक ईंधन के रूप में बदलने की बात कही गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगे। इस बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन रहा है। इस वर्ष से कई सेमीकंडक्टर इकाइयां उत्पादन शुरू करेंगी। 3 स्टार्टअप डिजाइन क्षेत्र में सक्रिय हैं और 313 विश्वविद्यालयों में प्रतिभा विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। 2028 तक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा और 2032 तक भारत 3 नैनोमीटर चिप्स बनाएगा। एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति बताया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत की नवाचार की समृद्ध विरासत पर जोर देते हुए देश को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाने में स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने स्टार्टअप्स को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज से 15 जनवरी तक इजरायल की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो इजरायल की कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर के निमंत्रण पर 2nd ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर में हिस्सा लेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खराब वित्तीय मैनेजमेंट के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। असम देश सबसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाला और सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। एसआर फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए। इस एमओयू के तहत एसआर फ्यूचर एनर्जी देवभूमि द्वारका जिले में एक बड़े पैमाने पर बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजकोट में वाइब्रेंट रीजनल 2026 कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने ड्रोन तकनीक की समीक्षा की और कहा कि विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन गुजरात बनेगा। दवा कंपनी बायकॉन ने अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट शुरू कर दिया है। कंपनी को इसके लिए पिछले महीने बोर्ड और शेयर धारकों से मंजूरी मिल चुकी थी। फंडरेजिंग कमेटी की बैठक में क्यूआईपी खोलने को हरी झंडी दी गई। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने 4 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप पार कर लिया है। ऐसा करने वाली ये दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक बन गई है। भारत वैश्विक स्तर पर स्वयं को एक एआई लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बजट 2026 में स्वदेशी और सुरक्षित एआई को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 11 जनवरी 2026 के बीच केंद्र सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18,37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को अब तक 8.63 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि व्यक्तिगत आयकर से 9.29 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। वित्त वर्ष 2015 से 2025 में भारतीय बैंकों में जमा राशि 85.3 से 241.5 लाख करोड़ और कर्ज 67.4 से 191.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा, जो लगभग 3 गुना है। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 62,408 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लक्षद्वीप के कवरत्ती में मत्स्य मेले के दौरान मत्स्य पालन सचिव राज तिलक ने टूना, समुद्री शैवाल, सजावटी मत्स्य पालन और समुद्री पिंजरा मछली पालन को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों की रूपरेखा पेश की। सोने के वायदा कारोबार में रिकॉर्ड तेजी के बाद आज सुस्ती देखने को मिल रही है। आज सोने के वायदा भाव 1,40,900 रुपए, जबकि चांदी के भाव 2,62,000 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है कि उसके बोर्ड ने गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 4,960 करोड़ रुपए के जमीन सौदे को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया के 40% निर्माताओं को इस वर्ष आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की आशंका है। हाल ही में किए गए सर्वे में 40.1% फर्मों ने गिरावट की उम्मीद जताई। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और गंभीर आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही है। इन कंपनियों का शुद्ध घाटा 300% तक बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह सख्त कदम ईरान के खिलाफ उठाया गया है। ईरान में लगभग बीते 2 सप्ताह से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई बार हमले की धमकियां दी जा चुकी है। अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वो अभी ईरान छोड़ दे, क्योंकि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसक हो सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू युवक कैलाश कोहली की हत्या के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आरोप है कि जमीन पर झोपड़ी बनाने की वजह से जमींदार ने 23 साल के हिंदू किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के सिंगर और अवामी लीग के नेता प्रलय चाकी की हिरासत में मौत हो गई। उनके परिवार ने जेल में यातनाएं देने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप मोहम्मद यूनुस सरकार पर लगाए हैं। मिनेसोटा ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन पर मुकदमा दायर किया, जिसमें राज्य में आव्रजन प्रवर्तन अधिकारियों की बढ़ती संख्या को रोकने की मांग की गई। ये मुकदमा आईईसी अधिकारी द्वारा एक महिला की हत्या के बाद दायर किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन डीसी में होंडुरास के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नसरी अस्फुरा से मुलाकात की। अस्फुरा की जीत को सल्वाडोर नसराल्ला ने चुनौती दी है, जिसमें 1% से भी कम वोटों का अंतर था। नासा ने आईएसएस पर कमान परिवर्तन समारोह आयोजित किया, जिसमें माइक फिंके ने अभियान 74 का नेतृत्व सार्गेई कुर्ट्सवचकोव को सौंपा। रूसी हमलों के बाद कीव के
निवासियों को चौथे दिन भी बिजली और हीटिंग के बिना रहना पड़ा। आश्रयों के बाहर लोग जनरेटर से खुद को गर्म कर रहे थे और अपने फोन व पावर बैंक चार्ज कर रहे थे। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और ईरानी झंडे की तस्वीरें जलाई। ये विरोध ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के प्रति समर्थन दिखाने का तरीका था। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। उन्होंने जर्मनी अमेरिका संबंधों और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की और ट्रांस अटलांटिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। चीनी युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 2025 में युआन ने डॉलर के मुकाबले 4.5% की बढ़त हासिल की है। अमेरिका में हास्य कलाकार और प्रदर्शनकारी रॉबी रोडस्टीमर को अप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंटों ने मिनियापोलिस में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट की आज से नई दिल्ली में शुरुआत हो गई है। 13 से 18 जनवरी तक होने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। इंडिया ओपन भारतीय खिलाड़ियों को मुश्किल ड्रॉ मिला है। महिला एकल में पीवी सिंधु और मालविका पर निगाहें होंगी, वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग में जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराने में सफलता हासिल की। आरसीबी ने 144 रन के लक्ष्य को 12 ओवर 1 गेंद में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ग्रेस हैरिस के 40 गेंद में 85 रन की पारी खेली। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉइंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। गुजरात अपने बल्लेबाजों के अच्छे खेल के दम पर अपना विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वो भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के बाद मार्च में क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी। विकेटकीपर बल्लेबाज हिली पिछले 15 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रही हैं। वो 2023 में मैग लैनिंग के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान बनी थी। गत चैंपियन कर्नाटक ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कर्नाटक ने वर्षा बाधित मैच में वीजेडी पद्धति के जरिए मुंबई को 54 रन से हराया। सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को बारिश से बाधित मैच में वीजेडी पद्धति के तहत 17 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सौराष्ट्र की तरफ कप्तान हार्विक देसाई ने नाबाद शतकीय पारी खेली। एसजी पाइपर्स ने हैदराबाद तूफान्स को हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग में मौजूदा सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। एसजी पाइपर्स ने मुकाबले को 2-1 से अपने नाम करने में सफलता पाई। एसजी पाइपर्स की ओर से थॉमस डोमिने ने 8वें और 29वें मिनट में 2 गोल किए। तूफान्स की ओर से एकमात्र गोल अमनदीप लाकड़ा ने 41वें मिनट में करके हार के अंतर को कम किया। शूटिंग लीग ऑफ इंडिया में एक और फ्रेंचाइजी जुड़ गई है। सोमवार को एक और फ्रेंचाइजी यूपी प्रोमेथियंस आधिकारिक तौर पर जुड़ गई। रियल मैड्रिड के मुख्य कोच जाबी अलोंसो ने 8 महीने से भी कम समय में अपना पद छोड़ दिया है। क्लब ने बताया कि 44 वर्षीय अलोंसो आपसी सहमति से अलग हुए हैं। अलोंसो ने कार्लो एंसेलोटी के जाने के बाद रियल मैड्रिड के कोच का पद संभाला था। अलोंसो के कार्यकाल में रियल मैड्रिड ने 34 में से 24 मैच जीते। डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन कूप डे फ्रांस से बाहर हो गई। पेरिस एफसी ने पीएसजी को उन्हीं के घर पर 1-0 से हराने में सफलता पाई। ये 2014 के बाद पीएसजी के राउंड ऑफ 32 में पहली हार थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।